अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हमने अपना लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करना है, जो कि हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के ऊपर है। हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी या फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी एक ही चीज़ है कि ये जो सेल थ्योरी थी या सेल जो है कब डिस्कवर हुआ और सेल की डिस्कवरी के बाद जो है उसकी फार्मूलेशन कैसे हुई था सेल थ्योरी की। तो सबसे पहले इनके ऊपर जो काम करने वाले हैं वो जितने भी साइंटिस्ट गुज़रे हैं वो एंशिएंट क्या थे, ग्रीक्स थे, जिन्होंने जो है नेचुरल वर्ल्ड का जो है डेटा जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया था। मतलब नेचुरल कुदरती तौर पर पाया जाने वाला जितना भी डेटा था उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। जैसे यहाँ पे एक यूनानी फ़िलासफ़र के बारे में बताया गया है जिसका नाम है अरस्तु। अब ये वो पहला साइंटिस्ट है जिसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को जो है क्लासीफाई कर दिया था दो ग्रुप्स के अंदर, प्लांटी और एनिमलिया के अंदर। अब ये वही साइंटिस्ट है जिसने एक सवाल जो है पैदा कर दिया था साइंटिस्टों के माइंड में कि ये जो प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं या सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी मुश्तरक मौजूद है जो तमाम में पाई जाती है। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि तमाम जानदारों के अंदर जो है ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर पाई जाती है जो तमाम में क्या है, मुश्तरक है, सिमिलर है। तो इस खोज में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने जो है इसके ऊपर काम किया। तो सबसे पहला जो काम है रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहला काम जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। हम कहते हैं, ये भी कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की दरियाफ्त की थी। जो फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। ये एमसीक्यूज़ भी है कि डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665 हु रॉबर्ट हुक। अब कैसे की थी इसने, जो है सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी, अपने हाथों से खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी। ये जो है क्या कर रहा था, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लेके, मतलब टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा, मतलब ख़ास तौर पे प्लांट्स का जो टुकड़ा होता है पतला सा स्लाइस, जैसे काट लेते हैं हम आलू की चिप्स, उससे भी ज़्यादा पतली, अगर तो वो कॉर्क बन जाता है। अब वो जो कॉर्क है उसको जो है वो एग्जामाइन कर रहा था, उसका जो है मुताला कर रहा था माइक्रोस्कोप के नीचे। और माइक्रोस्कोप कौन सी थी, हैंडमेड थी, उसकी अपनी बनाई हुई। तो उसने उस कॉर्क के अंदर जो है स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर देखा कि उसके अंदर वेल्स मौजूद हैं, खाली जगह मौजूद हैं, एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। और वो एम्प्टी स्पेसेस जो है वहाँ पे बिल्कुल हनी कॉम की तरह नज़र आती हैं। वो जो हनी कॉम की तरह की स्ट्रक्चर थी उसने उसको नाम दे दिया सेलुलाई का। किसका नाम दे दिया, सेलुलाई का नाम दे दिया, जो आगे चलकर टर्म सेल्स के अंदर क्या हो गए, तब्दील हो गए। आगे चलकर टर्म सेल्स के अंदर क्या हो गए हैं, तब्दील हो गए। उसके बाद एंटोनी वेन लियानहुक आया। एंटोनी वेन लियानहुक इसने जो है लिविंग सेल की क्या की थी, स्टडी की थी कि सेल जो है वो एक ज़िंदा जानदार चीज़ है। कैसे डिस्कवरी की थी, इसने जो है पॉन्ड वाटर लिया, तालाब का पानी गंदला होता है, थोड़ा ख़राब होता है, कंटेमिनेटेड होता है। उसने जो है उसके चंद ड्रॉप्स जो है स्लाइड के ऊपर डाले और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जैसे उसने उस पानी के कतरों को माइक्रोस्कोप के नीचे तो देखा तो उसे उन कतरों के अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो है हरकत करते हुए नज़र आए। जैसे बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये जो है या अमीबा वगैरह है, ये जो है हरकत करते हुए नज़र आए। तो इस तरीके से इसने लिविंग सेल का जो है मुताला किया और उनको नाम दिया एनिमलिक्यूल्स का नाम दे दिया। उसके बाद 1809 में एक साइंटिस्ट आया, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। क्या नाम है, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। इसने जो है एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी, वो स्टेटमेंट थी कि देयर इज़ nobody can have life
इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यूज़। मतलब दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इसने कहा था कि सेल के बगैर जो है ज़िंदगी नामुमकिन है। अगर सेल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद नहीं है। जब लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद नहीं है तो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ की लाइफ नहीं होगी। तो ये इसकी स्टेटमेंट थी। जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क 1809। उसके बाद जो है 1831 में जो है एक साइंटिस्ट आया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसने बताया था कि सेल के अंदर भी कोई चीज़ पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। फिर मैथन शील्डन आया 1838 के अंदर, जो कि क्या था, एक बॉटनिस्ट था। क्या था? बॉटनिस्ट था, पौधों को स्टडी करने वाला। इसने जो है क्या किया, पौधों के टिश्यूज़ का मुताला किया। पौधों के टिश्यूज़ का मुताला किया। मुताला करते हुए जो इसने देखा कि ये जो पौधों के टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ हैं, दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो ये सेल से मिलकर बने हुए। तो इस तरीके से पौधों के अंदर भी क्या हो गई, सेल की डिस्कवरी हो गई। फिर थियोडर शवान आया। थियोडर शवान जो है ज़ूलॉजिस्ट था। ये इसने जो है मुताला किया था किसका, जानवरों का डिटेल के अंदर। और ये उनके टिश्यूज़ को क्या कर रहा था, एनिमल्स के टिश्यूज़ को स्टडी कर रहा था 1839, एक साल बाद, शील्डन के एक साल बाद जो है। और ये दोनों जो है आपस में कोवर्कर्स थे, कुलीग्स थे। एक ज़ूलॉजिस्ट था तो एक बॉटनिस्ट था। तो थियोडर शवान जो है ज़ूलॉजिस्ट था। इसने क्या किया, एनिमल टिश्यू को स्टडी किया। इसने भी एनिमल टिश्यूज़ के अंदर जो सिमिलर सेल्स जो है डिस्कवर किए। और इस तरीके से एनिमल्स के अंदर भी सेल्स की डिस्कवरी हो गई। उसके बाद रडोल्फ विर्चो आया 1855 के अंदर, जो कि जर्मन फिजिशियन था। अब 1855 के अंदर जो है जैसे ही आया, इसने स्टडी करने के बाद जो है क्या किया, एक स्टेटमेंट दे दी। वो स्टेटमेंट जो है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, बल्कि जर्मन लैंग्वेज में थी, ये ग्रीक नहीं, जर्मन लैंग्वेज। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइज बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जिसका मतलब क्या है, ऑल सेल्स अराइव बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के सेल जो है नए सेल जो हैं पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। उसके बाद लुईस पास्चर आया। कौन आया? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है 1862 में आया। इसने जो है रडोल्फ विर्चो का कंसेप्ट जो है वो क्या किया था, प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटेशन करके कि ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला जो कंसेप्ट था कि क्या वाकई सेल जो है, नए सेल जो बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से बनते हैं। तो इस तरीके से सेल थ्योरी जो है फार्मूलेट हुई। और फिर इसके 3 पॉइंट्स जो है वो बने, जो क्या थे, ऑल ग्रीन, पहला पॉइंट था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, के तमाम जानदार जो हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, ज़्यादा सेल है तो मल्टी सेलुलर। उसके बाद सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल जो है सबसे छोटी चीज़ होती है। उसके अलावा द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी जानदार पाए जा रहे हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, सेल की वजह से हुई है, क्योंकि बेसिक यूनिट है। उसके बाद सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, के सेल जो है वो पहले से मौजूद, नए सेल जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से वकू पज़ीर होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है अलग से कि राइट दी पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, या इसके अलावा फीचर्स भी पूछ सकता है इसके कि राइट दी फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं एंड के ऊपर। अब हम जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं वायरसेस के बारे में, और हमें पता है कि वायरसेस जो है वो क्या है, सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स है, क्योंकि वो एक सेल पे मुश्तमिल नहीं होते बल्कि वो छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए उनको हम सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे वायरसेस है, प्रियॉन्स हैं, वेराइड्स हैं, ये वो पार्टिकल्स हैं
जो सेल से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इनको सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स कहा जाता है। अब ये जो सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स है, मतलब वायरसेस, प्रियॉन्स या वेराइड्स, ये लिविंग भी कंसीडर किए जाते हैं और नॉन लिविंग भी कंसीडर किए जाते हैं। ये उस टाइम तक नॉन लिविंग रहते हैं जब तक इनको कोई होस्ट नहीं मिल जाता, यानी कि ये अपना मेटाबॉलिज्म नहीं चला सकते उस टाइम तक, जब तक कोई भी होस्ट के अंदर ये दाखिल ना हो जाए। अदरवाइज़ जो है ये इनकी जो नेचर रहेगी वो नॉन लिविंग रहेगी जब ये होस्ट के पास नहीं होंगे। तो यहाँ पर सब सेलुलर और ए सेलुलर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर वायरसेस के बारे में बयान किया गया है कि ये जो है पार्टिकल्स हैं, कंप्लीट सेल नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो है 2 कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।